नमस्कार बच्चों, 10वीं क्लास में आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 9.1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 9वीं प्रश्नावली 8वीं प्रश्नावली से थोड़ी बहुत रिलेटिव है क्योंकि वो भी सारणी वाले मान उसके अंदर प्रयोग होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी अपने पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि ये प्रश्नावली है क्या, कैसे डायग्राम बनेंगे इसके। सबसे इसमें महत्वपूर्ण है डायग्राम। अगर आपका डायग्राम बन गया तो आपका सवाल बिल्कुल सही जाएगा, अगर डायग्राम ही गलत बन गया तो आपका सवाल भी क्या जाएगा, गलत जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इसके अंदर डायग्राम बनेंगे वो सारे कैसे बनते हैं, समकोण त्रिभुज के डायग्राम बनेंगे। पूरी प्रश्नावली में सारे डायग्राम किस तरीके के बनेंगे, समकोण त्रिभुज के ही डायग्राम बनेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम भूमि पे खड़े हैं और एक पतंग को देख रहे हैं। भूमि पे खड़े एक पतंग को अपने देख रहे हैं, तो ये जो रेखा आएगी इस रेखा को हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। इसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा, जिसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस वस्तु को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो कोण बनेगा वो कोण कहाँ बनेगा, सीधी रेखा पे, जिस रेखा को क्या कहा जाएगा, क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहा जाएगा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा में और लाइन ऑफ साइट में दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा इस कोण को क्या कहा जाएगा, उन्नयन कोण कहा जाएगा। इस कोण को क्या कहा जाएगा, उन्नयन कोण। देखो सामने अपने देख रहे हैं ऐसे, बिल्कुल ये दृष्टि रेखा है। जब अपने ऐसे दृष्टि रेखा से ऊपर किया तो अब दृष्टि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बन गया उस एंगल को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और देखिए, देखो किसी बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर से हम एक वस्तु को देख रहे हैं। ये बिल्डिंग से एक वस्तु को देख रहे हैं, ये क्या आ गई, दृष्टि रेखा। ये क्या आ गई, दृष्टि रेखा। एक बिल्डिंग से एक वस्तु को देख रहे हैं, तो अब कोण क्या बनेगा, कोण कहाँ बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो अब क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, ये वाली क्षैतिज रेखा है। ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है इस कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण। समझ में आ गया। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर और दृष्टि रेखा से नीचे जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहोगे आप, उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में क्षैतिज रेखा से कम, क्षैतिज रेखा से कम जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, नीचे से अपने, सिंपल भाषा में कहें तो नीचे से अपने ऊपर की ओर देखें तो जो कोण बना क्षैतिज रेखा और जो वस्तु के बीच में, दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना उस कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। और क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना, जब ऊपर से अपने नीचे की ओर देखा तो जो कोण बना इस कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है इस कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है इस कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ये देखो क्षैतिज रेखा से कम आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है तो अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर जाएगा कोण तो कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, जितने भी डायग्राम बनेंगे सारे डायग्राम किस त्रिभुज के बनेंगे, समकोण त्रिभुज के बनेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी वो भूमि की बात करेगा, जब भी भूमि की बात करेगा तो वो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, आधार। ग्राउंड की बात करेगा, भूमि की बात करेगा तो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, वो आधार होगा।
ऊंचाई की बात करेगा तो आपको पता है ऊंचाई हमेशा ही कोण कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का। ऊंचाई की बात जब भी वो कहेगा तो वो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, लंब। और ये तो आपको पता ही है ये क्या होता है, कर्ण है। ठीक है, ध्यान रखना। आधार की बात ग्राउंड की बात करेगा, भूमि की बात करेगा तो वो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, आधार होगा। ऊंचाई की बात करेगा तो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, एक बात और। फिर दूसरी बात, जितनी वस्तु दूर बनेगी, ये एक खंभा है मान लीजिए। अब इस पॉइंट से जो कोण बन रहा है, इस पॉइंट से कोण बन रहा है, वो कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब वस्तु दूर चली गई, अब इस पॉइंट से कोण जो बनेगा वो कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वस्तु दूर जा रही है, दूर से जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा, कम। और जितना हम पास आते जाएंगे कोण क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। अगर यहाँ से मैं यहाँ इस पॉइंट पे आ जाऊं तो अब कोण कितना डिग्री का बन जाएगा, 45 डिग्री का। फिर इसके पास आ जाए कोण कितना आ जाएगा, 60 का। फिर इसके पास आ जाए कोण कितना हो जाएगा, 80 का हो सकता है। फिर इसके बिल्कुल पास में आ गए तो कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो बस आपने ये ध्यान रखना, जो वस्तु जितनी ज्यादा दूर होगी कोण क्या होगा, कम। जितना अपने पास में आएंगे कोण क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो जो पास वाला कोण है वो बड़ा कोण होता है, और जो दूर वाला कोण है वो क्या होता है, कम कोण होता है, छोटा कोण होता है। फिर इसके साथ साथ जो भी आप सवाल करोगे वो समझ में आ जाएंगे। बस आपने ये ध्यान में रखना है, जब आपने नीचे से ऊपर की ओर देखें तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अब जो कोण बना क्षैतिज रेखा से ऊपर, उस कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। जब अपने ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बना, मतलब क्षैतिज रेखा से कम नीचे की ओर जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, ये बात ध्यान में आ गई। दूसरी बात मैंने बताई, जितने भी डायग्राम बनेंगे सारे डायग्राम किस प्रकार के बनेंगे, समकोण त्रिभुज के प्रकार के आकार के बनेंगे। समकोण त्रिभुज में जब भूमि की बात करेगा तो वो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, आधार। और ऊंचाई की बात करेगा तो वो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, लंब। और जो तीसरी भुजा बचती है वो क्या होता है, कर्ण। ठीक है, कर्ण को हम किससे लिखते हैं, के से। आधार को हम किससे लिखते हैं, ए से। और लंब को हम किससे लिखेंगे, एल से। तो आपको पता है एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वो कौन सा, लाल बटे कक्का। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, लाल बटे कक्का। पहले भी बताया था 8.1 प्रश्नावली में जब अपने ये सवाल किए थे। लाल बटे कक्का में पहला जो फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। ठीक है, आधार बटे कर्ण किसका होगा, कोस थीटा का। और लंब बटे आधार किसका होगा, टेन थीटा का। तीन ही फॉर्मूले यूज होंगे इसके अंदर। लाल बटे कक्का का फॉर्मूला आप लगा के इसमें चेक कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब अपने करते हैं फर्स्ट सवाल। ठीक है, जैसे जैसे अपने सवाल करेंगे तैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा। अब देखो, जब भी अपने प्रश्न करेंगे तो आप पास में बुक लेकर जरूर बैठना। क्यों, क्योंकि जो प्रश्न है वो थोड़े बड़े हैं, वो सारे लिखे नहीं जा सकते। तो मैं बोलकर डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद अपने इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जो पहला प्रश्न है वो देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। एक भूमि पर सीधा लगा खंबा है, एक भूमि पर सीधा लगा खंबा है। तो आपको पता है खंबा सीधा है तो वो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, लंब होगा। भूमि पर एक सीधे लगे खंबे पर, ये भूमि आ गई, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से एक डोर को बांधा गया है। ये देखो, ठीक है, एक भूमि पर, ये भूमि है, भूमि क्या है इसका, आधार। भूमि पर क्या लगा हुआ है, एक खंबा। खंबे के शिखर से उस डोर को बांध दिया गया और डोर की लंबाई कितने मीटर है, 20 मीटर। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है।
ये डोर जो है किससे बंधी हुई है? भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। फिर उसने क्या कहा, यदि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, भूमि के 30 डिग्री, सॉरी, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 30 डिग्री। ये भूमि है और ये डोरी है। भूमि का डोरी के साथ झुकाव कितना है? 30 डिग्री है। तो वो कहता है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे? h मीटर। खंबे की ऊंचाई को क्या मान लेंगे? h मीटर। डायग्राम पहली बात तो बना ही हुआ है इसके अंदर, लेकिन नहीं भी बना हुआ तो अपने बना भी सकते हैं। ठीक है, इसको नाम मैंने दे दिया ABC। ध्यान देना पूरा। देखो 20 मीटर लंबी डोर पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। जो भूमि पर एक खंबा लगा हुआ है उसके शिखर से डोरी को बांध दिया जाता है और डोरी का भूमि के साथ झुकाव कितना है? 30 डिग्री। ये भूमि है और ये डोरी है। डोरी के साथ भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि खंबे की ऊंचाई को आपने क्या मान लिया? h मीटर। अब हम क्या लिखेंगे? जो आपने ज्ञात करना है सबसे पहले उसको मानेंगे आप। हम लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई, क्या मान ली? h मीटर। ठीक है, ये सीधा लगा खंबा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ऊंचाई है, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ऊंचाई आपको बताया मैंने ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करती है? वो 90 डिग्री का। तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B कितने डिग्री है? 90 डिग्री। कोण B 90 डिग्री है तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। कितने मीटर है? 20 मीटर। और ये लंब जिसका क्या नाम है? AB। ठीक है, और कोण कितने डिग्री दे रखा है अपने को? थीटा 30 डिग्री। कोण कितने डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री। अब क्या क्या मान दे दिया अपने को? लंब अपने ज्ञात करना है, कर्ण अपने को दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण में किसका फॉर्मूला लगता है? लंब और कर्ण में फॉर्मूला किसका लगेगा? साइन का। किसका फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अपने लगाएंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन वैसे का वैसे ही। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। लंब की वैल्यू कितनी है? h मीटर। जो मान दे रखा है उसको लिखते जाइए। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। अब हमें पता है साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। सारणी में से हमने ये मान देखा, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर h/20। वैसे का वैसे ही। जैसे आपने मान लिखा, वैल्यू पुट की, उसी समय यहाँ पे चूंकि का साइन लगाकर आपने बताना है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू का मान हमने कितना रखा है? 1/2। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई h का 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2h। और 20 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 20। गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? भाग में। तो 20/2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 10। h की वैल्यू कितनी आ गई? 10। h हमने क्या मानना था? खंबे की ऊंचाई। तो अब हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या क्या मान दे रखा है? लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण में फॉर्मूला किसका लगेगा? साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन वैसे का वैसे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, लंब की वैल्यू h, कर्ण की वैल्यू 20। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। h हमने क्या मानना था? खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर आ गई। ठीक है, अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर देखिए अब आप चौथा, फोर्थ सवाल देखिए इसका। चौथे सवाल में क्या दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से, कहाँ से?
भूमि के एक बिंदु से, मैंने पहले भी बताया था, भूमि की बात करेगा तो वो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, आधार। तो मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया, ये भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर हमने एक बिंदु क्या ले लिया, सी, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के फुट से कितने मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 30 मीटर की दूरी पर। ये वाला जो बिंदु है किससे दूर है, मीनार के पाद बिंदु से। तो आपको पता है मीनार बिल्कुल क्या होगी, सीधी। ये मीनार का पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। कौन, बिंदु सी। बिंदु सी एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार है और ये भूमि का एक बिंदु। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस पॉइंट से भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये दृष्टि रेखा आ गई, ये क्षैतिज रेखा आ गई, और ये उन्नयन कोण आ गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ये जो बिंदु है भूमि का एक बिंदु, वो मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो वो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है मीनार की ऊंचाई को अपने क्या मान लिया, h मीटर। अब इसको नाम मैंने दे दिया ABC, और ये ऊंचाई है, और ऊंचाई हमेशा कोण कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का। अब अपने पास दो मान आगे कौन कौन से, एक लंब और एक आधार। एक लंब और एक आधार। आधार दे रखा है, लंब अपने ज्ञात करना है। जो मान ज्ञात करना है उसको आप सबसे पहले मानोगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई को आपने क्या मान लिया, h मीटर। फिर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो आपको पता है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है भुजा, उसको क्या कहोगे आप, लंब। कितने मीटर है, h मीटर। और जिस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसको क्या कहोगे, आधार। भूमि को आधार कहोगे। तो भूमि की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, 30 मीटर। ठीक है, और कोण थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। अब अपने पास दो मान आ गए, कौन कौन से, एक लंब और एक आधार। फिर हम फॉर्मूला लगा के देखेंगे, कौन सा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में लंब और आधार में फॉर्मूला किसका लगता है, tan का। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा tan। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, tan थीटा का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan वैसे का वैसे ही, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। लंब की वैल्यू कितनी है, h मीटर। आधार की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। सारणी से मान देखने पड़ेंगे। tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। सारणी से मान देखने पड़ेंगे। मैंने सारणी बनानी भी सिखाई है और सारणी के मान याद भी करने सिखाए हैं। भी सारणी के मान याद कैसे किए जाते हैं, आप इससे वाली पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हो। 8वीं प्रश्नावली में ये हमने बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√3। h/30 वैसे का वैसे ही। जैसे ही आपने मान रखा उसी समय आपने ये चूंकि का साइन लगा के बताना है कि tan 30 डिग्री बराबर मैंने क्या रखा है, 1/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई। h का √3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, h√3। 30 का 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 30। मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में। अब हमें पता है √3 हर में आ गया, तो √3 हर में नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, हम इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हर का परिमेयकरण। 9th क्लास में ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से की हुई हैं। हर का परिमेयकरण करेंगे तो आपको पता है h बराबर 30 का गुणा भी हम किससे करेंगे, √3 से। और √3 का गुणा भी हम किससे करेंगे, √3 से। ठीक है, देखिए
h बराबर 30 √3 वैसे का वैसे ही, √3 का √3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 अब 30 से कट रहा है, कितना आ गया 10, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3। h की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3। अगर √3 का मान प्रश्न में दे रखा है तो आपने यहाँ पे पुट करके इसको गुणा कर देना है, अगर नहीं दे रखा तो आपका यही आंसर है। तो अब h अपने क्या मानना था, मीनार की ऊंचाई माननी थी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10 √3 मीटर। ठीक है, दोबारा फिर देखिए। सबसे पहले अपने सवाल को अच्छे तरीके से पढ़कर क्या बनाना है, डायग्राम। अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो इस मेथड से आप करोगे तो आपका सवाल गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई अपने क्या मान ली h मीटर, और ये जो भूमि का एक बिंदु था वो मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। तो ये लंब आ गया और ये आ गया आधार। लंब और आधार में फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, लंब कितना है h, आधार कितना है 30, tan 30 का मान 1 बटे √3, ये वैसे का वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h √3 बराबर कितना आ गया 30। गुणा वाली संख्या कहाँ आ गई भाग में, √3 हर में नहीं आ सकता, अगर आ रहा है तो उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, हम उसका रैशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 का गुणा ऊपर भी हो गया और √3 का गुणा हर के साथ भी हो गया। 30 गुणा √3 वैसे का वैसे ही, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 30 से कट गया, कितना आ गया 10, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई 10 √3 मीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।